एक अभिनेता जिसे चाहे खलनायक बनाओ या नायक बनाओ, वो मिले हुए हर एक किरदार को बहुत खूबसूरत तरीके से निभाता है। जैसे मानो जब खलनायक बनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमेशा खलनायक वाले किरदार निभाते थे, पर जिस फिल्म में बतौर हीरो आते थे तो ऐसा लगता था कि इन्हें हमेशा हीरो के किरदार निभाने चाहिए। इस फिल्म जगत में ऐसे बहुत कम लोग थे जो अभिनेता भी थे और नेता भी थे। फिल्म जगत के अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स में भी सफलता काबिज की। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आज की कहानी मशहूर अभिनेता राज बब्बर पर है। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अपनी बीवी से धंधा करवाने वालों हरामजादों, कमीनों, आज के बाद आशा को देखा। अभिनय जगत में राज बब्बर का नाम एक ढांचे की तरह लिया जाता है, जिसके अंदर नए जमाने के कलाकार अभिनय सीखते हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर खुद की पहचान बनाने के लिए मेहनत और अनुशासन का रास्ता पार करना होता है, और राज बब्बर ने यही किया था। इनका जन्म हुआ 23 जून 1952 में। आगरा के टुंडला नामक शहर में इनका बचपन बीता और यहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली। वो पंजाबी हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिताजी कुशल कुमार बब्बर व्यवसाय से जुड़े थे और माताजी शोभा घर संभाला करती थी। आपको बता दूं कि राज बब्बर बचपन से राजनीति से जुड़े थे। राजनीति पार्टी यूनियन का कार्यकर्ता से एमपी बनने की कहानी तो बहुत लंबी है, पर एक्टर बनने की कहानी से शुरुआत करते हैं। सामान्य स्तर का जीवन जीने वाले राज बब्बर बचपन से ही फिल्मों के बड़े शौकीन थे। कोई भी सस्ते थिएटर में जाकर वो हर प्रकार की फिल्में देखते थे। किंग कॉन्ग, फौलाद, रुस्तम-ए-हिंद, टार्जन, जग्गा इत्यादि फिल्में देखकर वो दारा सिंह के बड़े फैन बन गए। उसके बाद दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग देखकर उन्हें महसूस होने लगा कि वो भी एक्टर बन सकते हैं। इसीलिए एक्टिंग की शिक्षा लेने के लिए वो आगरा के पटियाला यूनिवर्सिटी गए। वो जमाना था 1970 का। पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा विभाग में राज बब्बर ने 2 साल बिताए। उस दौरान उनकी मुलाकात ओमपुरी साहब से हुई। इन्होंने ही राज बब्बर को एनएसडी में एडमिशन लेने को कहा। फिर 1972 के साल में एनएसडी में दाखिल हुए। बड़ी बात ये थी कि पहले ही प्रयास में वो एनएसडी में सिलेक्ट हो गए थे। अगले 3 साल एक्टिंग सीखते हुए उन्होंने कई सारे नाटकों में सहभाग लिया, जिससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी होती थी। एक इंटरव्यू के दौरान राज बब्बर कहते हैं कि वो अकेले ऐसे फ्रीलांसर एक्टर थे जिन्होंने एक्टिंग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, और शायद राज बब्बर उन लोगों में से आते हैं जिन्होंने कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल की। 1977 के साल में राज बब्बर ने मुंबई की तरफ रुख किया, जहां यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर के तहत टैलेंट कॉन्टेस्ट आयोजित हुआ था। राज बब्बर का थिएटर के प्रति अपनापन देखकर कई सारे सहभागी कलाकारों ने उनका मजाक भी उड़ाया, पर यश चोपड़ा, सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, प्रकाश मेहरा जैसे फिल्मकारों ने राज बब्बर के साथ फिल्म बनाने का फैसला किया। पर उस जमाने में भारत इमरजेंसी एक्ट का सामना कर रहा था। इस वजह से प्रोड्यूसर्स छोटी फिल्में बनाने से इनकार करने लगे। पर सौभाग्य से प्रकाश मेहरा साहब ने राज बब्बर को एक मैसेज भेजा कि उन्होंने जादूगर और नमक हलाल फिल्म में साइन कर दिया है, और इसके साथ प्रकाश साहब ने उनका मुंबई में रहने का इंतजाम भी करवा दिया। जैसे ही राज बब्बर मुंबई आए, उन्हें पता चला कि नमक हलाल में उनका रोल शशि कपूर को दे दिया है। ये देखकर राज बब्बर खफा हो गए।
पर उन्हें एक बात की खुशी थी कि उनका मुंबई में 1 साल रहने का इंतजाम हो गया था। बड़े संघर्ष के बाद राज बब्बर को पहला रोल जितेंद्र साहब की फिल्म शारदा में मिला। 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म में राज बब्बर का बड़ा ही छोटा रोल था, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए मिले थे। पर इसके रिलीज के पहले उन्होंने कई सारी फिल्मों में किरदार निभाए थे, जो शारदा के पहले रिलीज हुई। 1980 में रिलीज हुई 100 दिन सास के और इंसाफ का तराजू, ये 2 फिल्मों में राज बब्बर को एक अच्छी शुरुआत दी। इंसाफ का तराजू फिल्म में उन्होंने एक बलात्कारी इंसान का किरदार निभाया था। इस फिल्म के प्रीमियरिंग के दौरान उनकी माताजी भी आई थी। फिल्म देखने के बाद मां ने राज बब्बर से कहा कि आगे से ऐसे काम मत करो। 2 सफल फिल्म करने के बाद राज बब्बर के मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो या तो विलन का किरदार निभाएंगे या फिल्म नायक का। उन्होंने हर एक फिल्म में जबरदस्त काम किया। इसके बाद फिल्मकार B.R. चोपड़ा साहब के साथ उनकी जोड़ी जमने लगी। 1972 की निकाह फिल्म के बाद चोपड़ा साहब ने राज बब्बर को काफ़ी काम दिया। चोपड़ा साहब की महाभारत सीरीज में काम करने के बाद वो टेलीविज़न से भी जुड़ गए। बतौर खलनायक के रूप में दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार दिया। साजिश, आंखें, दलाल, द गैमलर, अंदाज, याराना, बरसात, जिद्दी, गुंडागर्दी, दाग द फायर, इंडियन, ये वो फिल्में हैं जिनमें राज बब्बर ने खलनायक के किरदार निभाए। पंजाबी मुल्क के होने के कारण उन्होंने कई सारे सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में काम किया। राज बब्बर के पर्सनल जीवन पर रुख किया जाए तो पता चलता है कि उनकी शादी NSD की स्टूडेंट रह चुकी नादिरा ज़हीर से हुई थी। नादिरा प्रसिद्ध उर्दू लेखक सज्जाद ज़हीर की बेटी थी, जो खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। पर जब राज बब्बर मुंबई आए तब अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ उनका प्रेम संबंध निर्माण हुआ, जिसके तहत राज बब्बर ने नादिरा को छोड़ दिया और स्मिता पाटिल से शादी की। इस कारण पत्रकार और मीडिया ने स्मिता की बहुत बदनामी भी की थी। 1989 में राज बब्बर और स्मिता को प्रतीक बब्बर के रूप में एक बेटा हुआ, जिसके जन्म के 2 हफ्तों के बाद स्मिता का देहांत हो गया। भारतीय फिल्म जगत में राज बब्बर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने हर प्रकार के किरदार के लिए क्रिटिसाइज किया गया, पर प्रसिद्धि के झोंके में राज बब्बर हमेशा जीते रहे। उन्होंने अपना बचपन समाजवादी पार्टी में बिताया, पर 90 के साल के दौरान वो कांग्रेस से जुड़ गए और राजनीति में भी सुपरहिट रहे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।